द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर का 2023 की 3 फरवरी की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये EVS के 30 क्वेश्चन हैं जिनका प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन को। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये किससे रिलेटेड है? टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो देखिए, कहा गया है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी बतानी है। देखिए, अभी तक जो पिछले 2 सेट हमने देखे थे, पिछले 2 सेट में हमें जो फार्मूला लगाने पड़ रहा था, वो फार्मूला लगाना था हमें। उसमें क्या बताना हो रहा था? उसमें हमको स्पीड बताना पड़ रहा था। तो हम लगाते थे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसमें हमको क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है और क्या दिया गया है? स्पीड दी गई है। तो अब हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो सबसे पहले देखो, हमें स्पीड तो पता है कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही, लेकिन हमको अभी टाइम कैलकुलेट करना है। तो आइए टाइम को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 25 नवंबर को कितने बजे चली है? 16:50 यानी 4:50 पे चली है। कितने पर चली है? 4:50 पे। तो हम क्या करें? कोशिश इसको हम 12 बजाने की का काम करेंगे। ये मतलब जो 4:50 है, इसको कहाँ तक ले जाएंगे? 12 बजे तक। तो अगर 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 5। जब 10 मिनट इसमें ऐड करेंगे तो 5 बच जाएगा। और 7 और जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, यानी 7 घंटे 10 मिनट। 7 घंटे 10 मिनट। अब 12 बज गया है, यानी क्या बज गया है? 12। 25 नवंबर की जो रात की 12 है, यानी 26 नवंबर की हम सुबह की 12 कह सकते हैं। तो 26 नवंबर, तो ये 12 बज गया। अब 26 नवंबर के ये दोपहर के 12:05। तो देखिए, तो 12 और जोड़ेंगे, ये 12:05, 12 घंटे 5 मिनट और ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 और 7 19 घंटे और 15 मिनट हो जाएगा। टोटल टाइम कितना निकल कर आया? 19 घंटे 15 मिनट। कितना आया? 19 घंटे और 15 मिनट। 15 मिनट को किस में बदल लेंगे? आवर में। तो 15 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? डिवाइड। यानी 15 मिनट में हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 15 4 क्या होता है? 160। 15 4 क्या होता है? 160 होता है। 15 4 क्या होता है? 160। एक मिनट आप रुकिए। तो जो इसका करेक्ट हमारा आएगा, तो 12 वो और 7 ये, यानी 19 घंटे। 19 सही 1/4, यानी टाइम हमारा क्या आ गया? टाइम हमारा आया है 19 सही 1/4 घंटे। और हमारी स्पीड कितनी है? स्पीड है हमारी कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लगा देंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? तो 19 चौको 76 और 1 75/4। 19 चौको कितना होता है? 76 और 1 75/4 और इंटू 80, इससे गुणा कर देंगे। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 75 दूना 150, 75 दूना 150। तो अगर हम देखेंगे, थोड़ा गलत कैलकुलेट कर दिया है। 19 चौको 19 72 38 57 चौक 76 होता है। 76 और 1 77, यानी 77/4 इंटू 80 करेंगे। क्या करेंगे? 77/4 इंटू 80। तो 4 2 जा 8, यानी ये 20 आया। 77 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 77 2 जा होता है
154 और जीरो है तो जीरो लगा देंगे, यानी 1540 किलोमीटर हमारा राइट आंसर होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पहला ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे, आप इमारतों से दूर खुले में रहिए। सही बात है, क्योंकि हमें इमारतों से दूर रहना चाहिए। निकटतम इमारत में भाग जाइए। इमारत में आप क्यों जाएंगे? ये तो गलत हो गया। निकटतम वृक्ष के नीचे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। पार्क से निकलकर भागते हुए सड़क पर जाइए, जो ये भी नहीं होगा। यानी इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा इमारत से दूर, यानी हमें खुले में जाना चाहिए। अरे पार्क से निकलकर आप सड़क पे क्यों भागेंगे? इससे बढ़िया तो पार्क में जहाँ आसपास पेड़ पौधे ना हो, यानी खुली जगह हो, वहाँ तो ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इमारत से दूर खुले में रहिए, जहाँ आसपास कुछ ना हो। अगला, निम्न में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? मतलब पेंटिंग बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? नील से, हल्दी के से मिश्रित पुष्प वर्णों से, चावल के द्वारा। तो देखिए ऐसी जो पेंटिंग है ये बिहार का एक राज्य है जिसका नाम है मधुबनी। तो उसी के नाम पर ही फेमस है मधुबनी पेंटिंग, जो महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है और जिसमें प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। मतलब पौधे के समान भाग ऐसे समझिए, या तो तने से सब प्राप्त हो रहे हों, या तो बीज से सब प्राप्त हो रहे हों, या तो जड़ से सब प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा कोई भी हमें ऑप्शन चुनना है। देखिए अगर मान लीजिए आपको एग्जाम हॉल में नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा आंसर होगा, तो आप क्या करेंगे? एलिमिनेट मेथड का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले देखिए सेब, गन्ना, अदरक। देखिए गन्ना तो तना होता है और अदरक क्या होती है? अदरक एक प्रकार की जड़ होती है, सॉरी तना होता है। अदरक क्या होता है? तना होता है। सेब, तो अभी देखिए अगर हम यहाँ देखिए अदरक, गन्ना, ये दोनों तो तना है, लेकिन क्या सेब तना है? नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में आइए, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। मान लीजिए आपको नहीं पता इन सब के बारे में। और अगला ऑप्शन देखिए, पालक, जीरा, आलू। आलू तना है ना, तो पत्ता गोभी तो ये एक प्रकार का फूल है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखिए सेब, टमाटर, अदरक। फिर से अगर अदरक आ गया, अदरक है यानी अदरक तो जड़ है, तो क्या टमाटर भी जड़ है, सेब भी जड़ है, यानी ये तो होगा नहीं ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए आपको पता ही नहीं था हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ के बारे में, लेकिन आपने क्या किया? एलिमिनेट करके जो इसके करेक्ट आंसर तक वहाँ तक आप पहुँच गए। अगला, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है सही क्रम में। यानी हमको क्या करना है? इसको सीक्वेंस में लगाना है। नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जली जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है या जल में हानिकारक रसायनों में अधिकता में छोड़े गए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? हम सबसे पहले अगर कोई भी नदी जो होगी प्रदूषित होगी तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा? हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? डी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। फिर जल में जली जीवन जीवित नहीं रह सकता है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई। तो सबसे पहले डी,
फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो डी ए बी सी यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जो, मतलब हमें ऐसा जोड़ा बताना है जो बीजों के द्वारा ही उसका सब एक साथ जोड़ा हो। क्या गन्ना, गन्ना तो क्या होती है। अब यहाँ पर भी एलिमिनेट मेथड लगाएंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेट करके ही हम पता करेंगे। मान लीजिए हमको नहीं पता है, हमको ये पता है कि गन्ना तो एक तना होता है, काटिए। आलू क्या होता है, तना होता है। हमें बीज देखना है ना। राइस यानी चावल, गेहूं, ओट्स, अभी इसको छोड़ दीजिए, नीचे आइए। पोटैटो, रोज़, देखिए रोज़ जो होता है ये भी एक प्रकार से तने से होता है, और शुगर केन भी तना, इसको भी हटा दीजिए। नीचे देखिए फिर शुगर केन मिल गया, ये भी तना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने कुछ भी नहीं किया, आपको नहीं भी पता हो ना नॉलेज, तो अगर आपको एक दो के बारे में अगर थोड़ा बहुत सा पता है तो भी आप आंसर बता सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी, चावल, गेहूं और ओट्स, ये जो होता है इनका निर्माण बीजों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है। तो सबसे पहले पीवी सिंधु के बारे में जानो कि पीवी सिंधु कौन है। तो जो पीवी सिंधु हैं ये बैडमिंटन की क्या है, खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु जो हैं ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो पीवी सिंधु जो हैं ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब आंध्र प्रदेश की यहाँ पर जो भोजन दिए गए वो आपको बताना है। मतलब आपको क्वेश्चन ने ऐसे घुमाया है कि सबसे पहले उसने बोल दिया कि हमें वहाँ का भोजन बताना है जहाँ की पीवी सिंधु रहने वाली हैं। तो पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली है ये पहले पता होना चाहिए। जो पीवी सिंधु है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और वहाँ पर क्या खाया जाता है, वहाँ पर इडली, चटनी, चावल और सांभर। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप यहाँ पर देखिए ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। कहा गया है ए की दो बहनें बी और सी, ए की दो बहनें हैं, मान लो ये ए है और इसकी दो बहनें हैं, एक ये बी है तो ये भी बहन है और ये सी भी क्या है, बहन है। ए के बारे में नहीं पता है, ए के बारे में अभी हमको नहीं पता है कि ए लड़की है या लड़का है। ये ए की जो बी और सी है ये तो बहनें, ये कन्फर्म है। ए का डी पति है, यानी ए का पति कौन है, तो ए का जो पति है वो कौन है, वो डी है। ए का पति कौन है, ए का पति जो है वो डी है। सी की पुत्रियों का डी से, अब मान लो सी की कोई पुत्री होगी उसका संबंध हमें डी से बताना है। अब देखो, अब डी पति है, अगर डी पति है तो डी तो पुरुष है तो ए महिला हुई, यानी ए बी सी तीनों बहनें हैं, तीनों क्या है, बहनें। और सी की जो पुत्री होगी उसका संबंध डी से क्या होगा, तो डी उसके मौसा लगेंगे, मौसा का मतलब अंकल जी लगेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंकल जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हो सकता है इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, अगर जिनको नॉलेज होगा तो उनको नहीं हुई होगी। तो देखिए जैसे सनफ्लावर, तो हमको बताना है किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है, वायु के द्वारा कौन फैलेगा। देखिए आम क्या वायु के द्वारा फैलेगा, नहीं फैलेगा। सूरजमुखी फैलेगा, नहीं फैलेगा। यानी ये तो दो नहीं हो सकते, या तो बी होगा या तो सी डी होगा। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आग यानी मदार जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10, आप दुकान से गेहूं को लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। मतलब आपको क्रम में लगाना है। सबसे पहले आप क्या करते हो,
गेहूं को लेकर चक्की में ले जाकर पिसाते हो तो क्या बनता है? आटा। जब आटा बना तो माता जी ने आटे को क्या किया, एक पात्र वगैरह होता है ना, तसला वगैरह, उसमें डालेंगी आटे को, फिर उसको क्या करेंगी, पानी से उसको डाल के गूँथेंगी। गूँथने के बाद फिर क्या करेंगी, पेड़े बनाएंगी। पेड़े बनाने के बाद फिर क्या करेंगी, फिर उसको रोटियां सेकेंगी। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए, तो ये क्या कह रहा, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, रोटी सेकें और गेहूं का आटा बनाएं। गेहूं का आटा बनाएंगे, सबसे पहले तो आटा ही बनेगा, ये तो गलत हो गया। इसके बाद सी को देखिए, आटा गूँथें, गेहूं पीसें। अरे भैया, जब तक गेहूं नहीं पीसेगा तब तक आटा कैसे गूँथेगा, सी भी नहीं होगा। गेहूं से आटा पीसें, गूँथें, आटे के पेड़े बनाना, तो ये भी सीक्वेंस गलत है। यानी जो राइट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेहूं का आटा बनाएंगे, एक पात्र में आटा लेंगे, आटा गूँथेंगे, गूँथे गए आटे से पेड़े बनाएंगे, फिर रोटियां सेकेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 है, उर्वरकों की अपेक्षा, जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइजर होते हैं, उनकी अपेक्षा हम लोग मैन्योर यानी खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो खाद क्यों उपयोग की जाती है? क्या आपने ये सोचा है कि खाद क्यों उपयोग में की जाती है? तो इसका जो कारण होता है कि खाद का जो हम लोग उपयोग करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो खाद है वो जैव निम्नीकरण होती है, यानी आसानी से क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, यानी खाद को अगर मिलाएंगे तो किसी प्रकार की हानिकारक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं जिसमें आराम से वो अंदर तक ऑक्सीजन जा पाती है। खाद के उपयोग से भूमि में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आइए देखते हैं। खाद जैव निम्नीकरण है, बिल्कुल सही है। खाद एक प्रबल रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, बिल्कुल सही। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, बिल्कुल सही। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, गलत। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बड़ी मात्रा में जो आवश्यकता होती है वो किसकी आवश्यकता होती है, वो उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यानी ए बी सी जिसमें होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चयों का चयन करेंगे? आप मान लो आप गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हैं वहाँ आप जाना चाहते हैं, तो अब इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखिए, सबसे पहले पटना, पटना तो गंगा नदी के किनारे है। हैदराबाद कहाँ से गंगा नदी के किनारे, हटा दो। भुवनेश्वर हटा दो। इसके बाद कोलकाता। दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में तो यमुना नदी है, गंगा नदी कहाँ है? तो देखिए कट गए, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलकाता, कानपुर और वाराणसी, ये तीनों जो शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बताइए कौन सा युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो हमको ये बताना है कि ये जो है इनमें से कौन सा युग्म क्या है, सही है। क्या गेहूं जो होता है क्या मूसला जड़ होता है? धनिया जो होता है वो मूसला जड़ होता है? गाजर होता है क्या वो झकड़ा जड़ होता है? या बांस मूसला जड़ है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए मूसला जड़ में कौन कौन आएगा। तो मूसला जड़ में जो है गाजर हो गई, धनिया हो गई और मूली। यानी मूसला जड़ की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा, गाजर आएगी, गाजर आएगी, धनिया आएगी और मूली आएगी। तो धनिया देखिए मूसला जड़ में है, तो यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और कोई ऑप्शन ही नहीं देखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा जीव सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? देखिए
अगर हमें ये देखना है तो हमें देखना होगा कि सांप किस में आता है। सांप सरीसृप में आता है, कछुआ भी सरीसृप में आता है, गिरगिट भी सरीसृप में आता है, और जो छिपकली है वो भी किस में आता है, सरीसृप में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर हम करें, निम्न में पेंगुइन का क्या एक अभिलाक्षित गुण नहीं है। जो पेंगुइन होता है उसका क्या गुण नहीं है? उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीर में बहुत वसा है। पहला, उनका शरीर धारा रेखी होता है। थर्ड, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। देखिए अब यहीं से समझ लीजिए, मान लो आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहे थे, लेकिन आपको ये पता है क्या पेंगुइन अपना जो रंग है क्या वातावरण के अनुसार बदलता है? क्या पेंगुइन एकदम गिरगिट की तरह हो गया है? ऐसा तो है नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें यही बताना था क्या गुण नहीं है, तो निगेटिव सेंस वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, और हमें ऑप्शन ही नहीं चेक करने हैं। अगर कोई इस प्रकार से खराब ऑप्शन आ जाए तो आप तुरंत उसको पकड़िए। बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डॉट से परिचय कराता है। किससे परिचय कराता है? तकनीकी अभिकल्पना। देखिए, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग एवं पूर्व समय की व्यवस्थाओं से, गोलकोंडा के किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, या स्थानों की पहचान के मानचित्र पढ़ने के लिए। तो देखिए, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग और पूर्व के समय की व्यवस्था बताता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन, क्या ये ऑप्शन में होगा? तो ये नहीं होगा। भोजन से क्या उससे पता चलेगा? इसके बाद युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये भी पता चलेगा। और स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने के लिए, तो यानी ये भी इसका क्या होगा? करेक्ट। यानी ए सी डी इसके करेक्ट आंसर होंगे। ए सी डी जिस ऑप्शन में होगा, ए सी डी यानी पहला ही इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी ए सी डी इज द राइट आंसर। ए सी डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है। क्या विषय यात्रा? मतलब उस विषय को लेकर यात्रा करना क्या प्रस्तुत करता है। किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर जो परिप्रेक्ष्य है वो निम्नलिखित में से कौन एक परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों से भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का, अरे भिन्न भिन्न प्रकार के कहाँ ईंधन लगते हैं? विभिन्न दूरियों तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का, इसको भी हटाइए। विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करने, यानी रेट का भी पता चलता है कि हर शहर में अलग अलग रेट के। तो ये जो इसका आंसर होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का जो उच्चतम वर्ग है वो क्या है? तो ब्लूम ने अधिगम की तीन जो थी वो कह सकते हैं तीन टेक्सोनॉमी दी थी। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी थी वो अधिगम के लिए तीन थी। एक था संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्लूम ने प्रक्रिया का जो उच्चतम वर्ग दिया था वो क्रिएट यानी सृजन को दिया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों की
यानी विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों ने व्यापक समूह का उपयोग करता है, मतलब पूरा व्यापक समूह का। तो देखिए सबसे पहले पोर्टफोलियो, तो ये तो हो सकता है, और आगे चेक करते हैं। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड होगा नहीं, उसका संचय रिकॉर्ड होगा नहीं। रूब्रिक्स, तो रूब्रिक्स के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो पहले आप लोग जानिए रूब्रिक्स होता क्या है। तो देखिए रूब्रिक आकलन का एक रूप है जो छात्र के कार्य के सभी पहलुओं, चाहे वो लिखित कार्य करता हो, चाहे वो मौखिक कार्य करता हो, चाहे वो दृश्य प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से पहचानना हो, इन सभी कार्यों को जो रूब्रिक होता है उसके अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूब्रिक्स जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका है। अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहन किया गया है? अवलोकन, मापन, वर्गीकरण या निष्कर्ष निकालना। चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन, वर्गीकरण, या अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम अवलोकन करेंगे, हम वर्गीकरण करेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? संप्रेषण, यानी उस बात को क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। कौन? सहयोगात्मक उपागम, समाकलित उपागम। तो जो समाकलित उपागम होता है वो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का प्रयोग करता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। बीजों का अंकुरण पाठ, वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब तक वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? क्या समस्या समाधान करना चाहती है? तो अगर बीजों को दिखा रही है तो वो क्या कराना चाहती है? बच्चों को परिचित कराना चाहती है, यानी बच्चों को प्रैक्टिकल करके बताना चाहती है, यानी वो उस चीज़ का प्रदर्शन करना चाहती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रदर्शन करके हम उसको बताने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। टीना एक ईवीएस शिक्षिका है। विद्यार्थियों के आकलन की रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। जो जांच सूची है उसका क्या लाभ होता है उसको बता रही है। निम्नलिखित में टीना का कथन कौन सा है? जांच सूची का प्रयोग आसान है, जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, या फिर जांच सूची छात्रों की उपलब्धता का विवरण देती है, या उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान होता है। यदि सही बात है, अगर आप उच्च कक्षा में भेजेंगे बच्चों को तो जांच सूचियों की व्याख्या करना क्या रहेगा? एकदम से आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? यात्रा का आप विषय पढ़ा रहे हैं तो कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का उदाहरण है? संवादात्मक यानी डायलॉजिक टीचिंग का उदाहरण है, तो कौन सा होगा? विद्यार्थी से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्रित करना। देखिए चित्र की बात, ठीक है,
ये बोल रहे हैं चित्र एकत्रित करना। जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाए ये निगेटिव सेंस देते हैं। ये क्या देते हैं? निगेटिव सेंस देते हैं। विद्यार्थियों से आपस में यात्रा प्रदर्शन करने के लिए कहना। क्या प्रदर्शन करेंगे आपस में? यात्रा टिकटों के प्रकार पर शिक्षकों के द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, ये भी गलत। बच्चे भी कहाँ डिजिटल प्रस्तुतिकरण सीखते। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं। शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभव के संबंध में प्रतिक्रिया देते हैं। जहाँ तक पर बच्चे को अनुभव का मौका मिले, यानी जो उसने चीज़ें सीखी हैं या जो उसने ऑब्जर्वेशन किया है, अगर वो चीज़ें वो अपने शिक्षकों को वो चीज़ें बता रहा, जहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच एक प्रकार का अच्छा रिलेशन दिखाया जा रहा, वो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। मिली एक कक्षा 6 वर्षीय बालिका है। अपने चीज़ें जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? मिली को समझाएंगे कि वह अपनी वस्तुएं दूसरे को साझा करें, ये तो गलत हो गया। और आगे देखते हैं ऑप्शन। अन्य सभी छात्रों को समझाएंगे कि वो मिली के साथ समायोजन का व्यवहार करें, ये भी गलत। उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे कि उसके अभिभावकों को मिलाकर और उसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन, मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे, तो ये ऑप्शन डी होगा, सही होगा। हो सकता है कि जो बच्चा जिस परिवेश से आया हो उस परिवेश में उसको इसी प्रकार का बताया गया हो कि अपनी चीज़ें आप किसी को ना दें, आप किसी से बातें ना करें, लेकिन आप बच्चे को अगर समाज में लाना चाहते हैं तो एक समूह के द्वारा, यानी उनके बच्चों के हम उम्र का एक समूह बनाइए, उसमें दिखाइए कि किस प्रकार से हमें आपस में जो चीज़ें हैं वो क्या करनी चाहिए, मिल के लेनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावाद उपागम का अनुगमन करता है? कौन करता है बताइए। तो देखिए, कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णों का पाठ पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं में जरूरतें पूरी हो सकें, बिल्कुल सही ऑप्शन है। पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कौन सी मानक भाषा? ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग करें, ये भी इसका राइट आंसर होगा। अगला डी नंबर देखते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्तर को मानकीकृत का आकलन हो, बिल्कुल गलत। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो ए और सी कहाँ पर है? यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? भूमिका निभाना उपयुक्त है, सर्वेक्षण यानी सर्वे कराना उपयुक्त है, यानी आप उसको भ्रमण पर ले जा रहे हैं, ये भी उपयुक्त है, आप संवाद का मौका दे रहे हैं, ये भी उपयुक्त है, लेकिन आप उसको निर्देश दे रहे हैं, ये सबसे अनुपयुक्त उपागम है, तो हमें नहीं बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28। सीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण ले जा रही हैं। सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है और आप क्या करेंगी? क्या करेंगी बताइए। सीना को आप क्षेत्र भ्रमण में ले जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उसके अभिभावकों से कहेंगे कि उसे मना करें, ये कोई बात तो उसको मना कर दें। उसके अभिभावकों को सलाह दें कि उसे जाने दें, तो वो तो जाने ही देंगे क्योंकि जब पूरी क्लास जा रही है।
सबसे अच्छे मित्र को उसकी जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान सुरक्षा ध्यान रखे, सही ऑप्शन है। और डी ऑप्शन क्या है? और विद्यार्थी के समूह बनाए तथा प्रत्येक समूह में को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपें, ये भी सही, यानी सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, सॉरी अभी लास्ट का, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का सम्मेत है? यानी भावात्मक पक्ष से, अवलोकन तो भाव से संबंधित है ही नहीं, चर्चा करना ये भी नहीं संबंधित है, प्रयोग करना ये भी नहीं, साथ मिलकर काम करना ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतरीन नहीं कर रहा है? मतलब कई प्रकार के प्रश्न पूछ रहा, क्या सुनने के कौशल को, प्रदर्शन कौशल को, विवेचना कौशल को, या समालोचनात्मक चिंतन कौशल को? क्या इसका राइट आंसर होगा? वो जो है वो प्रदर्शन कौशल को जो है वो बेहतरीन नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।